साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आप सभी का सूर्य नगरी एकेडमी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों आज के इस विशेष सेशन में हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय की समझ पर, अवधारणा पर और उससे संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। साथियों अध्यापक बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए जितने भी कोर्स करवाए जाते हैं, जितनी भी डिग्री और डिप्लोमाज करवाए जाते हैं, उन सभी का जब प्रवेश पेपर होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, तो उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में करीब 1/4 या 25% जो प्रश्न होते हैं वो इस विषय से पूछे जाते हैं जिस विषय की चर्चा हम करेंगे। और 1/4 भाग अगर कोई विषय एक पेपर का है, मतलब कि उसमें चयन के लिए उस विषय की योग्यता और महत्व बहुत ही अधिक रहता है। ऐसा जो विषय है जिसकी हम चर्चा आज कर रहे हैं उसको आमतौर पर हम शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभियोग्यता या अंग्रेजी में टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। आमतौर पर जितनी भी शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग करवाई जाती है, जैसे बीएड है, बीएसटीसी है या अदर स्टेट में अन्य नाम हो सकते हैं, और बीएसटीसी का जो ऑफिशियल नाम है वो प्री डीएलएड है। उससे पूर्व जो परीक्षा ली जाती प्रवेश के लिए, जिससे अभ्यर्थी को कॉलेज अलॉट होता है और बाद में उसको टीचर ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो उस प्रवेश परीक्षा के अंदर एक बहुत ही उलझा हुआ और महत्वपूर्ण विषय 1/4 भाग यानी कुल 50 प्रश्नों का रहता है। किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा आप देख लीजिए टीचर ट्रेनिंग के लिए प्रवेश करने के लिए, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय रह जाता है। अब इस विषय में अभ्यर्थी को बहुत सारी उलझने रहती है कि ये विषय जो है, इससे संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम पहले जारी होता नहीं है, कोई गुरुजन पढ़ाते हैं तो उसका विस्तृत सामग्री प्राप्त हो नहीं पाती है। इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने की दृष्टि से आगामी जितनी भी परीक्षाएं होगी, पेपर का पैटर्न धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है, और उन सब बातों को समावेश करते हुए आज हम इस विषय का अध्यापन शुरू करेंगे। और अभ्यर्थी से ये सलाह रहेगी कि जो भी पढ़ते हैं वो पूर्ण धैर्य के साथ इस विषय को समझते हुए और आराम आराम से एक एक बात को अगर स्टेप बाय स्टेप समझता है तो प्रत्येक प्रश्न को करते समय, प्रत्येक सवाल, शिक्षक पूर्व प्रशिक्षण की जो परीक्षा होती है उसमें हर सवाल में आज का सेशन आपके लिए मददगार रहने वाला है। और इससे आगे के जितने भी टॉपिक हैं उन सब की क्रम से कक्षाएं मिलेगी, और क्या इसकी व्यवस्था रहेगी उसकी बात हम आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले साथियों, जिस भी विषय को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय आप पढ़ते हैं, चाहे कोई भी सामाजिक विज्ञानों में से हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी अन्य प्रकार का तार्किक विषय हो जैसे कि रीजनिंग और गणित, विषय को पढ़ने से पहले विषय की जो अवधारणा है पूरी समझ हमको होनी चाहिए कि इस विषय के अंतर्गत हम कौन कौन सी बातों को जानेंगे और विषय दरअसल है क्या और क्यों वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। अगर इन बातों की समझ अभ्यर्थी को पढ़ना शुरू करने से पहले हो जाए तो मेरा यह मानना है कि वो आधे से अधिक तैयारी कर चुका होता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज के सेशन को शुरुआत करते हैं, और अभ्यर्थियों से यह गुजारिश रहेगी मेरी कि धैर्यपूर्वक एक एक चीज को समझे, ताकि आगे आप जो पढ़ाई करेंगे इस विषय से संबंधित पूरे के पूरे सेशंस में वो आपकी बुनियाद या नींव के रूप में ये विषय काम देगा। साथियों आमतौर पर शब्द हमारे सामने शिक्षण अभिक्षमता या अभियोग्यता एक पूरे विषय का नाम है। इसके लिए कई जगह पर शिक्षण अभिक्षमता या अभिरुचि शब्द का प्रयोग होता है, तो उसमें क्या है कि शिक्षण अभिक्षमता और अभिरुचि होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों शब्दों के अंदर बहुत ज्यादा भेद है। ऐसे ही जितने भी शब्द इस विषय के संबंध में आते हैं, इसका अन्य विचारों से जो संबंध है उसका हम इस सेशन के अंदर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और सभी शब्दों के बीच में अंतर करेंगे। सामान्यतः यहाँ पर हिंदी के दो शब्द है, एक है अभिक्षमता और एक है अभियोग्यता। इन दोनों का प्रयोग समान अर्थ में लिया जाता है और इनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है एप्टीट्यूड। और आगे का शब्द है शिक्षण, जिसको आमतौर पर अंग्रेजी में हम टीचिंग कहते हैं, जो कि टीचर्स करवाते हैं। तो इस पूरी अवधारणा को क्लियर करने से पहले हम शब्द पर जाते हैं कि ये विषय का नाम जो है ये क्या कहना चाहता है। साथियों इस पूरे शब्द के अंदर पहला शब्द हमारे सामने है शिक्षण। आमतौर पर ये शब्द हम सब ने सुन रखा है, इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर टीचिंग। इसका सामान्य परिचय देखते हैं, शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, क्योंकि सवाल यहीं से बनने शुरू हो जाते हैं, शब्द की उत्पत्ति। और एक और महत्वपूर्ण बात साथियों इस विषय के संबंध में कि अगर आप प्री परीक्षा दे रहे हैं तो क्या प्री परीक्षा देने के बाद इस विषय का महत्व खत्म हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। आप अगर राजकीय सेवा का रास्ता तलाशते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद, डिग्री लेने के बाद राजकीय सेवा के लिए कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, भर्ती परीक्षा देते हैं, तो उस भर्ती परीक्षा को पास करके अंतिम रूप से चयनित होने तक ये विषय आपके साथ चलेगा। तो इतने गंभीर विषय को आपको पूर्व में तैयारी करते टाइम बहुत ज्यादा सीरियस और गंभीर लेकर पढ़ना चाहिए। देखिए साथियों अब वापस टॉपिक पर चलते हैं। शिक्षण शब्द की जो उत्पत्ति है
वो संस्कृत के एक धातु से हुई यानी क्रिया से हुई है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, और इस धातु को कहते हैं शिक्ष धातु। ठीक है, और शिक्ष धातु का अर्थ क्या निकलता है? सीखना और सिखाना। सीखता कौन है? बालक सीखता है, विद्यार्थी सीखता, और सिखाता कौन है? अध्यापक सिखाता है। अब ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है शिक्षण अभिक्षमता, इसमें सीखना और सिखाना दोनों का संबंध अध्यापक से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि सीखना बच्चे का काम है, लेकिन बच्चा कैसे सीखेगा ये शिक्षक को पता होना चाहिए, और सिखाना कैसे है उसकी बेहतर से बेहतर तकनीक, अच्छी से अच्छी विधियों का जो है खोज, उनका विस्तार, और शिक्षा शास्त्र के अंदर जैसी विधियां दी गई है उनको सीखना शिक्षक की जिम्मेदारी। चूंकि आप शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इन तमाम बातों की आपको जानकारी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से होनी चाहिए। तो शिक्षण शब्द जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है। अंग्रेजी का जो टीचिंग है इसका अर्थ पढ़ाना होता ही है, और शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या होगा? सीखना व सिखाना। अब इसका विस्तृत अर्थ क्या लिया जा सकता है? शिक्षण शब्द का अर्थ क्या ले सकते हैं? तो शिक्षण का अर्थ अगर लेवें तो वो होगा व्यवहार परिवर्तन के लिए। व्यवहार परिवर्तन शब्द का आमतौर पर प्रयोग होता है अधिगम के लिए, जो हमारा इस विषय के सिलेबस में आगे हम पढ़ेंगे अधिगम क्या होता है। तो व्यवहार परिवर्तन के लिए विद्यार्थी को, छात्र को, सीखने वाले को या बालक को, विद्यार्थी को क्या क्या दिया जा सकता है, एक शिक्षक क्या क्या कर सकता है? तो व्यवहार परिवर्तन के लिए विद्यार्थी को क्या क्या देना? मार्गदर्शन देना, उसको सिर्फ और सिर्फ रास्ता बताना कि वो कैसे सीखेगा। मार्गदर्शन, अनुदेशन देना कि मतलब उसको निर्देश देना। ये शब्द जो है ना साथियों, ये आपके विषय के अंदर प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे कि मार्गदर्शन दरअसल होता क्या है, अनुदेशन होता क्या है। और इस विषय को पढ़ाने वाले एक अध्यापक की जिम्मेदारी यही होती है कि आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स शब्दों से सरलता से परिचित करवा दे, ताकि आप जब पेपर अटेंड करेंगे तब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए धैर्यपूर्वक इन शब्दों का अर्थ जानिएगा, ताकि आपकी परीक्षा में ये आपके साथ चल सके। और दरअसल कंपटीशन में तैयारी साथियों वही होती है जो किसी भी समय पड़ा हुआ हो, लेकिन अंतिम रूप से जिस दिन आप परीक्षा हॉल में जाते हैं उस दिन वो आपका साथ दे, वही पढ़ाई होती है। और वो पढ़ाई तभी काम की हो सकती है जब आपने किसी टॉपिक को पढ़ते समय गंभीरता से और धैर्यपूर्वक उस पर ध्यान दिया हो। तो शिक्षक क्या करता है? व्यवहार परिवर्तन के लिए विद्यार्थी को मार्गदर्शन, अनुदेशन, सहायता, सुविधा आदि देता है, उसे शिक्षण कहते हैं। आदि देता है उसे शिक्षण कहते हैं। अब आप मान लो भविष्य में शिक्षक बनते हैं, तो आपको क्या करना है? शिक्षण शब्द का अर्थ किस प्रकार लेना है कि आपको छात्र को क्या क्या करना है? एक तो उसको मार्गदर्शन देना है, अनुदेशन देना है, मदद देनी है, सुविधा देनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो शिक्षक को करने होते हैं। छात्र को सीखने के लिए अभिप्रेरणा देनी है, मोटिवेशन देना। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है? जब आप इसको अच्छे से आप आगे के टॉपिक में समझोगे तभी आप प्रश्नों को हल करने की स्थिति में आओगे। तो सामान्यतः शिक्षण शब्द या टीचिंग का अर्थ क्या होता है ये हम समझ चुके हैं कि इन बातों को हम शिक्षण कहेंगे। अब हम चलते हैं अगले शब्द पर कि अभिक्षमता का क्या अर्थ है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स शब्द है और थोड़ा भय के कारण बना दिया गया है, तो आप जुड़कर ढंग से देखते हैं तो मैं आपको 100% इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अभिक्षमता जिसको आमतौर पर एप्टीट्यूड कहते हैं। अब शिक्षण और अभिक्षमता दोनों अलग अलग शब्द है, लेकिन इन दोनों को जब साथ जोड़कर लाते हैं तब इनका जो है अर्थ हमको अलग से स्पष्ट करना होता है। देखिए, इसकी उत्पत्ति शब्द की हमें वापस पढ़नी पड़ेगी। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति एक अंग्रेजी का शब्द हमें पहले जानना होगा, एप्टीट्यूड। इसको इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं। इस स्पेलिंग को पहली बार भी जब से देखो तब से जेहन में धारण कर लेना है अपने को, क्योंकि इससे मिलती जुलती स्पेलिंग्स आगे हमारे सामने और आने वाली है जो कि हमको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसको पहले से याद रख लेना। यह है अंग्रेजी का शब्द, ध्यान रखना, अंग्रेजी शब्द। अभिक्षमता शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द से हुई है, एप्टीट्यूड से। ठीक है, और फिर एप्टीट्यूड का अर्थ क्या होता है? एप्टीट्यूड का अंग्रेजी में अगर अर्थ लें तो इसका अर्थ आएगा के लिए उपयुक्त। के लिए उपयुक्त, के लिए उपयुक्त यानी कोई काम विशेष करने के लिए जो सर्वाधिक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से उपयुक्त होता है उसको कहते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, और अब शिक्षण अभिक्षमता का अगर एक साथ अर्थ लेवें तो होगा सिखाने के लिए उपयुक्त। और सिखाने के लिए उपयुक्त कौन होता है? एक बेहतर शिक्षक जो होता है, एक अच्छा शिक्षक जो होता है अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को सब कुछ ढंग से सिखा सके, और उसके लिए अगर वो सर्वाधिक प्रकार से उपयुक्त है तो फिर उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता है।
अब आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपके जहन में ये चीजें पहले रहनी चाहिए कि आपसे परीक्षक पूछना क्या चाहता है, आपके अंदर कौन सी मेधा या कौन सी योग्यता है जिसकी तलाश पेपर के द्वारा की जानी है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो पेपर सॉल्व करते टाइम ये चीजें आपके कानों में गूंजेगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगी। इसके बिना हर प्रश्न के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, ऐसा दिखेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि मामला कुछ हो ही नहीं सकता। हिंदी या और कोई जीके का टॉपिक हो तो उसमें आप तुक्का ही लगाए, इसमें क्या कर सकते हैं, बुनियादी समझ की जरूरत है, धैर्यपूर्वक सीखने की जरूरत है। तो एप्टीट्यूड का अर्थ हुआ के लिए उपयुक्त। फिर हम देखते हैं शिक्षण अभिक्षमता का पूरा बुनियादी अर्थ क्या होगा। शिक्षण अभिक्षमता का पूरा, शिक्षण अभिक्षमता बुनियादी पूरा अर्थ होगा सिखाने के लिए उपयुक्त, सिखाने के लिए उपयुक्त। अब एक शिक्षक को डेफिनेटली सिखाने के लिए उपयुक्त होना ही चाहिए। अगर कोई शिक्षक सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है तो फिर ना तो उसको टीचर ट्रेनिंग करनी चाहिए और ना ही फिर उसको शिक्षक बनना चाहिए। इसलिए प्री टेस्ट के अंदर हमारे अंदर वो बुनियादी जानकारियां जानी जाती है कि हम शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं। साथियों, ये तो बुनियादी शिक्षण अभिक्षमता का नॉर्मल अर्थ हो गया, जो हमको बीच में नोट डालकर लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे हम अभिक्षमता को वापस लेंगे। अब साथियों, अभिक्षमता को और विस्तार से अगर समझें तो अभिक्षमता की समझ या अभिक्षमता की अवधारणा क्या है, इसको जानना पड़ेगा। अभिक्षमता की अवधारणा, ये एक विस्तृत अवधारणा क्या है। लिखी हुई चीज समझने के लिए ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए मेरा जोर थोड़ा ध्यान लिखने पर भी रहेगा, क्योंकि पीडीएफ के रूप में स्टूडेंट को कोर्स के अंतर्गत पूरे क्लास नोट्स जो हैं अवेलेबल करवाने होंगे, जिससे कि वो अपने नोट्स संबंधित विषय से अच्छे से संधारित कर सके और रिवीजन के लिए उसकी ये चीजें मदद कर सके। और याद रखने की दृष्टि से भी लिखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए स्ट्रक्चरल टाइप से अपने को लिखना पड़ेगा। तो शिक्षण अभिक्षमता की जो अवधारणा है, इसको हम सिर्फ अभिक्षमता की या एप्टीट्यूड, इसको सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड से समझेंगे। हम एक बार यहां से शिक्षण को पीछे छोड़ते सिर्फ अभिक्षमता शब्द पर चलते हैं। इसकी अवधारणा क्या है, ये क्या अर्थ देता है, तो वापस यहां चलेंगे। के लिए उपयुक्त, कहां से उपयुक्त, जन्मजात, कुछ भी सीखा हुआ नहीं। जब व्यक्ति जन्म लिया तो उसके अंदर कौन कौन से कार्य करने की उपयुक्तता या कलाएं उसके साथ ही पैदा हुई, सिर्फ उन कलाओं के लिए शब्द प्रयोग होता है अभिक्षमता। तो अभिक्षमता की अवधारणा के लिए पहली बात हम करेंगे कि जन्मजात क्षमता। जब व्यक्ति जन्म लेता है तब किसी कार्य विशेष को करने की उसके अंदर एक क्षमता मूलभूत रूप से होती है। मान लो कि चित्रकारी करनी है, और अगर कोई बच्चा जन्मजात अपने पुरखों की वंशानुक्रम से प्राप्त हुए गुणों के कारण अगर चित्र बनाने की जन्मजात योग्यता लेकर पैदा होता है तो वो उसकी चित्र बनाने की अभिक्षमता कहलाएगी, यानी जन्मजात है। जो जन्म के समय बच्चा अपने साथ लेकर पैदा हुआ, उसी विशेष योग्यता को, विशेष क्षमता को क्या कहेंगे, अभिक्षमता कहेंगे। ये जन्मजात योग्यता है। इसको और क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्राकृतिक योग्यता। प्राकृतिक योग्यता, जिसको जन्म के बाद विकसित नहीं किया बल्कि जन्म के समय ही विकसित किया गया, जन्म के समय वो लेकर पैदा हुआ। जब आपसे शिक्षण अभिक्षमता पूछा जाएगा तो आपसे कोशिश ये की जाएगी, पेपर के अंदर आपसे ये निकलवाने की कोशिश की जाएगी कि आप जन्मजात एक शिक्षक के गुणों के साथ पैदा हुए हैं अथवा नहीं। क्योंकि साथियों, विद्वान होना आसान है, जानकार होना आसान है, सब कुछ जान लेना आसान है, संसार को जान लेना आसान है, स्वयं को जान लेना आसान है, लेकिन अपने विचारों से किसी और को सहमत करवाना इस संसार का सबसे मुश्किल काम है। और वो काम जो है एक शिक्षक को करना पड़ता है। इसलिए जब आपसे टीचर ट्रेनिंग करवाई जाएगी तब आपके अंदर की प्राकृतिक और जन्मजात क्षमताओं को पहले जानने की कोशिश 100% की जाएगी। इसलिए हमें इस टॉपिक को गंभीरता से समझना है। तो अभिक्षमता जन्मजात क्षमता होती है, प्राकृतिक योग्यता होती है, स्वाभाविक योग्यता होती है। स्वाभाविक गुण या योग्यताएं वो होते हैं जो जन्म के समय ही हमारे अंदर होते हैं। तो ये हो गई अभिक्षमता के सामान्य अर्थ। अब एप्टीट्यूड या अभिक्षमता की सामान्य प्रकृति तो ये हो गई। अब इसको शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, उस अवधारणा को हम आगे अलग से देखते हैं। अब शिक्षण में अभिक्षमता, या फिर हम लिखेंगे शिक्षा शास्त्र। आमतौर पर शिक्षा शास्त्र वह विषय होता है जिसमें सिखाना सिखाया जाता है, यानी एक टीचर को किस प्रकार से सिखाना है उस बात को जो शास्त्र सिखाता है, जो ग्रंथ सिखाता है, उसको कहते हैं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में शिक्षण अभिक्षमता, या फिर सिर्फ लिख सकते हैं अभिक्षमता, यानी शिक्षण शास्त्र के अंदर इस अभिक्षमता का जब प्रयोग करते हैं तब ये किस प्रकार कार्य करती है। इससे पूर्व एक नोट डालकर हम एक चीज लिखते हैं। आमतौर पर एक शब्द बुद्धि का प्रयोग करते हैं हम साधारण जीवन के, किसी आदमी के अंदर बुद्धि है या नहीं।
बुद्धि भी व्यक्ति के अंदर जन्मजात मानसिक कार्य या किसी भी प्रकार के अन्य कार्य करने की एक योग्यता होती है, लेकिन वह योग्यता सभी प्रकार के कार्यों के लिए समान रूप से परिभाषित की जाती है। जैसे लिखने की योग्यता, पढ़ने की योग्यता, गीत गाने की योग्यता, चित्र बनाने की योग्यता, सिखाने की योग्यता। तमाम योग्यताओं को जब साथ लेकर बात करते हैं तब बात होती है बुद्धि की। लेकिन अभिक्षमता सिर्फ और सिर्फ किसी एक विशेष प्रकार के विषय को सीखने की मानसिक जन्मजात योग्यता होती है। ठीक है, तो शिक्षण शास्त्र के अंदर अभिक्षमता को क्या कहेंगे? शिक्षण शास्त्र के अंदर अभिक्षमता सिखाने की जन्मजात योग्यता, जन्मजात योग्यता यानी जन्म के समय व्यक्ति सिखाने की जो जन्मजात योग्यता लेकर पैदा होगा उसको आमतौर पर क्या कहा जाएगा? शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, फिर शिक्षा शास्त्र के अंदर अभिक्षमता को क्या क्या कहा गया है? तो देखिए, शिक्षण शास्त्र के अंदर शिक्षण अभिक्षमता को एक कला कहा गया है। हालांकि सिखाना या शिक्षण करना, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर आगे शिक्षण और अधिगम पहला ही टॉपिक है जिसको कोर्स के अंतर्गत हम अच्छे से देखेंगे, तो उसमें पहली जो बात है, शिक्षण शास्त्र के अंदर शिक्षण अभिक्षमता को क्या कहा जाता है? कला कहा जाता है। कैसी कला? एक विशेष कला के रूप में जाना जाता है। साथियों, दरअसल सिखाना एक बहुत बड़ी कला है। हमारे विचारों से किसी और को सहमत करवाना, किसी और की जरूरतों को समझना, वो कैसे समझ पाएगा इस बात को समझ कर उसको समझाना कितना वैज्ञानिक, कितना मनोवैज्ञानिक प्रकार का कार्य है, जिसके लिए शिक्षण शास्त्र का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो वही करवाने के उद्देश्य से ये विषय जो है हमारे सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। फिर साथियों देखिए, कला है एक विशेष प्रकार की। फिर शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण व्यवसाय क्या होता है? टीचिंग प्रोफेशन। जैसे कि जितने भी शिक्षक होते हैं, जितने भी लेक्चरर होते हैं, जितने भी प्रोफेसर होते हैं, वो सब के सब किस व्यवसाय में काम करते हैं? किस प्रोफेशन में काम करते हैं? तो वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, सिखाने के क्षेत्र में काम करते हैं। शिक्षण व्यवसाय या स्कूल, स्कूल के अंदर एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है, जिसमें सिर्फ सिखाना नहीं होता, सिखाने के अलावा मूल्यांकन करना भी होता है। बालक के चहुमुखी विकास के लिए प्रयास करना इसमें शामिल होता है। स्कूल के अलावा तीसरी चीज रहता है विषय। अध्यापक जिस विषय को पढ़ा रहा है, क्या उस विषय को छात्रों को समझाने की उसके अंदर जन्मजात क्षमता है कि नहीं, जन्मजात योग्यता है कि नहीं है? अगर है तो उसमें शिक्षण अभिक्षमता मौजूद है, अन्यथा नहीं है। तो शिक्षण व्यवसाय, स्कूल और विषय के लिए प्राकृतिक योग्यता या फिर जन्मजात योग्यता। अब एक सवाल उठता है साथियों कि अगर ये जन्मजात योग्यता है तो क्या हम इसको विकसित नहीं कर सकते? क्या शिक्षण अभिक्षमता का विकास किया जा सकता है? साथियों, दरअसल योग्यता आपके अंदर है या नहीं है, पढ़ाने की, शिक्षक बनने की योग्यता है या नहीं, इसका आमतौर पर ऐसे मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जब आप एक खास प्रकार की शब्दावली और अवधारणाओं से खुद का परिचय करेंगे, तब आप अपनी अंतर्निहित भावनाओं को बाहर निकाल पाएंगे। विवेकानंद जी शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि शिक्षा जो है किसी व्यक्ति के अंदर पहले से पूर्णता होती है और उसको बाहर निकालने मात्र का जरिया है। यानी आप हो सकता है जन्मजात अंदर से सिखाने की योग्यता लेकर पैदा हुए, लेकिन आपको कुछ शब्दों, कुछ भाषाओं, कुछ अवधारणाओं को जब आप समझेंगे, तब वो आपकी योग्यता जो है बाहर आएगी, प्रकट हो पाएगी और दुनिया के सामने आ पाएगी। इसीलिए अभिक्षमता के इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी वो अंतर्निहित योग्यता एक शिक्षक के रूप में है, उसको बाहर निकाला जा सके। तो कला है शिक्षक, शिक्षण व्यवसाय, स्कूल और विषय के प्रति एक जन्मजात योग्यता है जो एक शिक्षक को शिक्षक बनने के लिए तैयार करती है। ये शिक्षण अभिक्षमता का सामान्य अर्थ हुआ। अब सार रूप में आप क्या याद रखेंगे कि शिक्षण का मतलब सिखाना होता है, अभिक्षमता वो जन्मजात क्षमता होती है जो व्यक्ति में जन्म के समय मौजूद रहती है और वो किसी खास एक प्रोफेशन के लिए हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या शिक्षण अभिक्षमता ही दुनिया में एक अभिक्षमता है? तो ऐसा नहीं है। अभिक्षमताओं के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, जिनको मैं यहां पर लिखकर आपको क्लियर कर लेता हूं कि अभिक्षमताओं के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो अनंत हो सकते हैं। जैसे कोई चित्रकार है तो उसमें चित्रकला की अभिक्षमता होगी। अभिक्षमता के प्रकार, ठीक है, सामने स्पष्ट लिख लेता हूं कि अनेक होते हैं, एक नहीं होते, अनेक होते हैं, ठीक है। बुद्धि व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार से परिभाषित की जाती है, मानसिक कार्यों को करने की या कार्यों को करने की मानसिक योग्यता, जबकि अभिक्षमता के कई भाग कर लिए जाते हैं और अनेक प्रकारों में से एक प्रकार जो है शिक्षण अभिक्षमता। अब ये अनेक प्रकार कौन से हो सकते हैं? तो एक हो सकती है साथियों शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है, जो हम शिक्षकों के अंदर, हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर इसलिए क्योंकि आप अगर ये परीक्षा दे रहे हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए, पहले तो आप शिक्षक होंगे और मैं ऑलरेडी शिक्षक हूं, मतलब कि हम शिक्षक हो गए। शिक्षण अभिक्षमता। और क्या हो सकती है? संगीतीय अभिक्षमता। संगीतीय अभिक्षमता जिसके अंदर होगी उसको लय ताल का, संगीत के सुरों का,
सुरीली आवाज का संगीत के साथ तालमेल जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ कैसे बिठाना, उसकी अगर जन्मजात क्षमता उसमें है तो उसमें संगीत योग्यता है। ठीक है। चित्रकला अभिक्षमता, चित्रकला अभिक्षमता में क्या होगा, तो चित्रकला अभिक्षमता के अंदर व्यक्ति को जन्मजात चित्र बनाने की कला होगी, उसमें रंगों के समायोजन की योग्यता होगी, कहाँ कौन सा रंग चित्र के अंदर लगाना है कि चित्र का वास्तविक अर्थ प्रकट हो, वो योग्यता उसमें होती है। ठीक है। और कला अभिक्षमता सिर्फ अलग से हो सकती है। ठीक है। कला अभिक्षमता के फिर कई सारे हम भाग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से बुद्धि एक होती है वैसे अभिक्षमता साथियों एक नहीं होती। जितने भी व्यवसाय होते हैं उन सब व्यवसायों की मूलभूत एक अभिक्षमता होती ही होती है। और हम सिर्फ किस व्यवसाय की बात करेंगे, शिक्षण व्यवसाय की बात करेंगे। इसलिए आगे अभिक्षमता की अवधारणा के अंदर जितनी भी विस्तृत बातें करती हैं आपको एज ए टीचर समझना है। ये मानकर चलिए कि आप भविष्य के शिक्षक हैं और आपको एक शिक्षक के रूप में कौन कौन सी बातें एक बच्चे को सिखाने के लिए आनी चाहिए और किन किन चीजों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इससे आगे जो हम बात समझेंगे वो है दो शब्दों के बीच में अंतर। कई सारे शिक्षण अभिक्षमता से जुड़े हुए कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आमतौर पर शिक्षण अभिक्षमता के अर्थ में समझा जाता है, लेकिन उन अर्थों के बीच में बहुत ज्यादा छोटा छोटा भेद होता है। ये बात आपको इसलिए समझनी है ताकि जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो उसके अंदर दो अगर शब्द अलग अलग प्रयोग कर किए हुए हैं तो उनकी बुनियादी समझ आपको हो सके, और जब वह होगी तभी आपका प्रश्न सही हो पाएगा, अन्यथा आप उसको सही नहीं कर सकते। ठीक है। अब अभिक्षमता का अन्य अवधारणाओं से संबंध, अभिक्षमता व अन्य विचार, अन्य विचार को डीप या मजबूत भाषा के अंदर संप्रत्यय कहते हैं, लेकिन आप इसको विचार या बात समझेंगे क्योंकि संप्रत्यय शब्द का बार बार प्रयोग करेंगे तभी आपके सामने क्लियर हो पाएगा। और जब इसको मैं अच्छे से समझ चुका हूंगा तब इसका बुनियादी जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम बार बार प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें किस किस में भेद समझना है, तो हमें पहले समझना है कि अभिक्षमता और अभिवृत्ति में क्या अंतर होता है। अंग्रेजी शब्द यहां थोड़े इंपॉर्टेंट रह जाएंगे साथियों। अभिक्षमता का अर्थ होगा एप्टीट्यूड और अभिवृत्ति। कहीं कहीं पर आपने ये लिखा हुआ भी देखा होगा कि शिक्षण अभिवृत्ति हमें आनी चाहिए, या फिर विषय का नाम अभिवृत्ति। विषय का नाम अभिवृत्ति नहीं है, विषय हमारा शिक्षण अभिक्षमता या अभियोग्यता या फिर शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षण अभिरुचि होगा। अभिवृत्ति का या मनोवर्ती का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है साथियों एटीट्यूड। एटीट्यूड ये रवैया होता है, ये जन्मजात नहीं होता। इसको आदमी जैसा चाहे बदल सकता है, समय समय पर आदमी का एटीट्यूड बदलता है, लेकिन एप्टीट्यूड जन्मजात होता है, एप्टीट्यूड चेंज नहीं होता। तो हमारे सामने दो शब्द आ गए, एक आ गया अभिक्षमता और एक आ गया अभिवृत्ति। अब इन दोनों के अंदर बुनियादी फर्क क्या है हमें सिर्फ उसको समझना है। ठीक है। अभिक्षमता क्या होती है, जन्मजात योग्यता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, जन्मजात कार्य को कर सकने का सामर्थ्य होता है। इसको विकसित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिस्थितियों के कारण, वातावरण के जो चीजें हमारे सामने आती है उसके कारण इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, 10% मान लो। लेकिन अभिवृत्ति या एप्टीट्यूड जो होता है ये परिवर्तनीय होता है, इसको बदला जा सकता है। इसको एक प्रकार का नैतिक स्वभाव कहते हैं, मनोवैज्ञानिक स्वभाव कहते हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिक स्वभाव का मतलब क्या है, मनोवैज्ञानिक स्वभाव का मतलब है मन में सोच विचार कर किया गया काम मनोवैज्ञानिक कहलाता है। अगर मैं अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को सोच समझकर दिमाग में लेकर अगर बदलता हूं तो मेरे एटीट्यूड में थोड़ा फर्क आ जाएगा। जबकि मेरी भाषा का लहजा है, मेरे अंदर मूलभूत लोगों से पेश आने की योग्यता है, दूसरों को समझने की योग्यता, वो मुझ में जन्मजात होगी। हालांकि साइकोलॉजी जैसे विषय को पढ़कर अगर कोई व्यक्ति ज्यादा होशियार हो जाता है, थोड़ी बहुत विकसित हो जाती है, लेकिन मूलभूत ये जन्मजाती होती है। अभिवृत्ति मनोवैज्ञानिक होती है और ये एक प्रकार का नैतिक झुकाव होता है। नैतिक झुकाव होता है। नैतिक झुकाव का मतलब जिस बात को हम सही मानते हैं उस बात को एक्सेप्ट करना नैतिक झुकाव है। हम जिस चीज को सही मानते हैं उसको अगर स्वीकार कर लिया, जरूरी नहीं है सही या गलत कैसी भी हो, क्योंकि सबका एटीट्यूड अच्छा थोड़ी हो सकता है। किसी का एटीट्यूड अच्छा होता है, किसी का बुरा हो सकता है। ठीक है। झुकाव जो कि बदला जा सकता है, जो कि बदला जा सकता है। तो क्या हमें एटीट्यूड पढ़ना है, तो हमें एटीट्यूड नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़नी है, अभिक्षमता पढ़नी है। ठीक है। और एटीट्यूड या अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग जहां पर भी प्रश्नों में कहीं पर भी आए, ध्यान रखना ये मनोवैज्ञानिक या नैतिक प्रकार का झुकाव है जो परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकता है। यानी किसी एक व्यक्ति से जब आप पहली बार मिले तो उसके प्रति आपका व्यवहार अलग था, और दूसरी बार जब आप उससे मिले तो डेफिनेटली आपका व्यवहार किसी न किसी वजह से बदल ही गया होगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड जो है हमेशा एक जैसा
नहीं रहने वाला। उम्र के साथ बदल सकता है, परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, लोगों से मिलने के साथ बदल सकता है। ठीक है, दूसरी बात हम अंतर करते हैं दो और तथ्यों के बीच में, एक है अभिक्षमता और एक है कौशल। अभिक्षमता, इनमें से एक एक शब्द आपको आगे प्रश्नों के अंदर देखने को मिलेगा, और अगर समझ लिया, एक बार धैर्य से इस पूरे टॉपिक को अंत तक समझ लिया, तो डेफिनेटली आपके आधे प्रश्न है जो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अच्छे से आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और बचे हुए आधे प्रश्न हम आगे के टॉपिक में एक से एक हल कर लेंगे। और ध्यान रखना कि इस कोर्स को अगर आप अच्छे से प्रोसीड करके पढ़ते हैं ईमानदारी से अधिक 20, 22 या 25 सेशन होंगे, और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेरे द्वारा उम्दा प्रकार के प्रश्न देकर करवाई जाएगी। इसको ध्यानपूर्वक करोगे तो एकमात्र विषय होगा 4 पार्ट में से, जिनमें मानसिक योग्यता के बाद आप 50 में से 50 अंक ला सकते हैं। इतनी इस विषय के अंदर पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है अंक देने की। ठीक है, अगला समझते हम अंतर अभिक्षमता व कौशल। अब अभिक्षमता का हमने बार बार जो है अर्थ लिख लिया इंग्लिश के अंदर, अब हम अभिक्षमता का अंग्रेजी शब्द बार बार प्रयोग नहीं करेंगे। कौशल को क्या कहते हैं? स्किल कहते हैं। आमतौर पर हम ये समझ लेते हैं कि शिक्षक होने का जो कौशल होता है, स्किल होता है, उसी को अभिक्षमता कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभिक्षमता क्या है? कौशल अर्जन की योग्यता है। अभिक्षमता कौशल अर्जन की योग्यता है, अर्जन की जन्मजात योग्यता। ये जन्मजात शब्द हमें भूलना नहीं है, अभिक्षमता के बारे में हमेशा याद रखना है। ठीक है, व्यक्ति जन्म के समय किसी खास काम को करने की कला की योग्यता लेकर पैदा होता है, तो वो अभिक्षमता है। फिर कौशल क्या है? कौशल किसी भी काम को सीखना, जैसे कोई चित्र बनाना सीखता है, जैसे कोई पढ़ाना सीखता है, जैसे टीचर ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो वो एक कौशल विकास है। सिखाने का कौशल व्यक्ति को सिखाया जा रहा है, वो उसको विकास करता है। अब कौशल विकसित करने में अभिक्षमता मदद करती है, यानी अगर आप में किसी कौशल को सीखने की जन्मजात योग्यता है, तो फिर वो अभिक्षमता क्या करती है? मदद करती है उस कौशल को अर्जित करने में, कौशल को हासिल करने में। ठीक है, कौशल क्या होता है? देखिए, किसी काम को करने का तरीका, गुर, विधियां, एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग सीखना, करने का तरीका सीखना। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग के अंदर आपको यही तरीका सिखाया जाएगा, और यही तरीका लेकर जब आप स्कूलों में प्रवेश करेंगे तब आप बालकों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो एक बात क्लियर होती है कि अभिक्षमता अभिवृत्ति नहीं है, और अभिक्षमता कौशल भी नहीं है। अभिक्षमता और अभिवृत्ति में फर्क है, और अभिक्षमता क्या करती है? कौशल विकास में मदद करती है। इस बात को आप अच्छे से यहाँ पर नोट करके ध्यान रखना। ठीक है, अब हम अभिक्षमता और ज्ञान में अंतर समझते हैं कि शिक्षक बनने के लिए ज्ञान क्या है वो अलग बात है, और शिक्षक बनने के लिए अभिक्षमता क्या है वो अलग बात है। तीसरा बिंदु लगाते हैं, अभिक्षमता और ज्ञान में क्या अंतर है? अभिक्षमता व ज्ञान। ज्ञान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी जानना जरूरी है, नॉलेज। ठीक है, क्योंकि हिंदी के पेपर के अंदर हिंदी का थोड़ा बदलाव आ सकता है, हिंदी के लिए दूसरा शब्द जो है प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी वाला शब्द करीब हर जगह पर फिक्स रहता है। आप कंपटीशन की हो सकता है दुनिया में नए हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कंपटीशन का पेपर बाइलिंगुअल आता है, 2 भाषाओं में, और अंतिम रूप से अंग्रेजी के शब्दों को, अंग्रेजी के प्रश्न को वैलिड माना जाता है। इसलिए हिंदी वाला कभी समझ में नहीं आए तो अंग्रेजी के शब्दों को ऊपर आपको थोड़ी पकड़ अच्छे से रखनी चाहिए। विषय कोई भी हो, हमारे वाला सिर्फ ये अभिक्षमता विषय नहीं, किसी भी विषय में हो, दोनों भाषाओं का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमको होना चाहिए। अब अभिक्षमता में तो बार बार जानने की जरूरत नहीं कि ये क्या है। ये जन्मजात योग्यता है, जन्मजात योग्यता है किसकी? ज्ञानार्जन की। कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, अर्जित कर पाएगा या नहीं, यानी मुझे कोई गणित का सूत्र अप्लाई करना सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं सीख पाऊंगा या नहीं, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि गणित सीखने की मुझ में अभिक्षमता यानी जन्मजात योग्यता है या नहीं है। ठीक है, ज्ञान अर्जन की। ज्ञान अर्जन, अर्जन का मतलब नॉर्मली कमाना होता है, हासिल करना होता है। ठीक है, जैसे धनार्जन के लिए इसका प्रयोग ज्यादा होता है। ज्ञान अर्जन की योग्यता, ज्ञान अर्जन करने के लिए कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं, इस बात को अभिक्षमता डिफाइन करेगी। लेकिन ज्ञान अर्जित करना, अपनी सूचनाओं को मस्तिष्क में बढ़ाना, जानकारी बढ़ाने को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। ठीक है, जानकारी बढ़ाना। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज बढ़ाना, जानकारी बढ़ाना, और ये जानकारी किस रूप में बढ़ाई जा सकती है थोड़ी और बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सूचनाएं, कुछ सूचनाएं इकट्ठी करना दुनिया के बारे में। ठीक है, कुछ आंकड़े याद करना। ठीक है, आंकड़े, सूचनाएं, आंकड़े, प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब या संप्रत्यय का मतलब विचार होता है, विचार, या फिर कोई अवधारणा पूरी तरीके से जानना। अब इन शब्दों के हम अर्थ समझेंगे, ये आपके प्रश्न में मदद करेंगे। सूचनाओं का मतलब होता है इंफॉर्मेशन,
जैसे कि कुछ देशों की राजधानियां आपने याद की, वो सूचनाएं हो गई। आंकड़े, अंकों के अंदर कुछ भारतोल की इकाइयां धारिताएं आप याद करते हैं, वो आंकड़े हैं। प्रत्यय का मतलब मस्तिष्क में आने वाले विचार जो होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ज्ञान बढ़ेगा तो विचार बढ़ेंगे, ठीक है। विचार मैंने यहाँ और लिखा है। अवधारणा का मतलब होता है किसी भी शब्द या किसी भी विषय की उत्पत्ति से अंत तक पढ़ना। जैसे कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्षमता की अवधारणा पढ़ रहे हैं। अभिक्षमता का दूसरी चीजों से कितना निकट का संबंध होता है, कितना दूर का संबंध होता है, उसका अंतर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अभिक्षमता ज्ञान है? तो बिल्कुल नहीं कह सकते। अभिक्षमता ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञानार्जन में मदद करती है। अभिक्षमता ज्ञानार्जन में क्या करती है? मदद करती है। अब सोचिए, आप जन्मजात शिक्षक बनने की अभिक्षमता लेकर पैदा हुए, तो आपको शिक्षक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल जो अर्जित करना है, उसमें वो बात आपकी मदद करेगी और आप शिक्षण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचने के बाद एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे, ठीक है साथियों। ये हमारा अंतर हो गया अभिक्षमता और ज्ञान के अंदर, ठीक है। आगे हम अंतर करते हैं नंबर 4, अभिक्षमता और बुद्धि के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण रह जाता है। अभिक्षमता व बुद्धि के अंदर जो अंतर है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रह जाता है। बुद्धि को अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, इनको आप सेशन के साथ साथ ही लिख लिख कर बढ़िया से याद करना। और कोर्स के बच्चों को पीडीएफ जो है इसका ऐप के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक वाइज मिलेगा। हर सेशन के बाद पीडीएफ डाल दिया जाएगा, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में मदद मिले और वीडियो को देखते टाइम आप पूरा का पूरा शिद्दत से उस वीडियो को देख सकें। ये हमारा परिचय का सेशन है, इंट्रो सेशन है। इसके बाद के जो वीडियोज होंगे, उनमें से कुछ वीडियो आपके सामने पेश किए जाएंगे और अन्य वीडियोज जो होंगे वो कोर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने का जरिया रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, अभिक्षमता, फिर इसको समझने की जरूरत है। अब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बुद्धि, क्योंकि बुद्धि भी जन्मजात होती है। बुद्धि भी कैसी योग्यता है? जन्मजात। फिर फर्क क्या है इनके अंदर? बहुत बारीक अंतर है और अच्छे से समझना है। ये भी जन्मजात योग्यता, ठीक है। ये भी जन्मजात योग्यता। फिर योग्यता शब्द का बुद्धि के लिए भी प्रयोग होते हैं। बुद्धि भी कैसी योग्यता है? जन्मजात है। फिर बुद्धि और अभिक्षमता में अंतर क्या हुआ? क्योंकि अभिक्षमता विशेष होती है। कैसी होती है? विशेष होती है। विशेष क्यों होती है? क्योंकि किसी खास काम को करने की योग्यता होती है, किसी खास कौशल को अर्जन करने की योग्यता। जैसे बहुत सारे कौशल दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन शिक्षण अभिक्षमता के अंदर सिर्फ पढ़ाने के कौशल की बात की जाएगी, जबकि बुद्धि के अंदर सभी प्रकार के काम सीखने की बात एक साथ की जाएगी। किसी आदमी के अंदर औसत बुद्धि है, इसका मतलब क्या है? सामान्यतः वो सभी प्रकार के काम करने की योग्यता जन्मजात रखता है, ठीक है। तो योग्यता, बुद्धि जो है जन्मजात योग्यता है। किसकी योग्यता है? सभी काम सीखने की, सभी कार्यों को करने की, ठीक है। सभी कार्यों को करने की मानसिक योग्यता। बुद्धि का निकटतम अर्थ मानसिक योग्यता से लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मानसिक योग्यता। और कैसी योग्यता हो सकती? शारीरिक योग्यता हो सकती। कोई आदमी बहुत बढ़िया नृत्य करता है, तो सोचो कैसी योग्यता होगी? उसमें उसका दिमाग काम नहीं करेगा, शरीर के मांसपेशियां, उसके अंग काम करेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगी? शारीरिक योग्यता। तो बुद्धि कैसी योग्यता है? मानसिक योग्यता है और जन्मजात योग्यता। इधर अभिक्षमता जन्मजात योग्यता है, लेकिन ये किसी विशेष कौशल या खास काम को सीखने की योग्यता है। कौशल को सीखने की, कौशल को सीखने की योग्यता है, किसी एक कौशल को, ठीक है। अब इन एक कौशल में से कौन सा हो सकता है? विशेष कौशलों के अंदर इन कौशलों को मैं अलग कर करके लिख लेता हूं। मान लो 4 कौशल लिखता हूं मैं। एक है पढ़ाने का कौशल, ठीक है। एक है चित्र बनाने का कौशल, ठीक है। और एक है गाने का कौशल, गीत गाने का कौशल, गीत गाने की योग्यता। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? लिखने का कौशल हो सकता है। आप बहुत सुंदर लिख पाते हैं या नहीं। 4 प्रकार के कौशल हो गए। इन चारों के लिए अभिक्षमताएं अलग अलग होगी। पढ़ने की अभिक्षमता अलग, लिखने की अभिक्षमता अलग। लेकिन इधर अगर इन चारों को शामिल करके देखेंगे तो सबकी बुद्धि एक ही आएगी, ठीक है। इन सब के अंदर एक ही बुद्धि तत्व काम करेगा। इसका मतलब बुद्धि क्या है? व्यापक है, ठीक है। कैसी है? व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणाएं। इसके अंदर सभी की प्रकार की जो अभिक्षमताएं होती बुद्धि के अंदर आ जाती है, जबकि अभिक्षमता के अंदर कोई खास एक अभिक्षमता रहती है। तो क्या आप शिक्षकों की बुद्धि पढ़ेंगे? नहीं। आप क्या पढ़ेंगे? शिक्षकों की सिर्फ शिक्षण अभिक्षमता पढ़ेंगे। एक शिक्षक शिक्षण के पेशे में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो गीत गाने की अभिक्षमता भी रखता हो। लेकिन बुद्धि के अंदर एक शिक्षक अगर पढ़ाने की योग्यता रखता है, तो साथ साथ में उसमें संगीतीय बुद्धि भी हो सकती है। आगे हम अपने सिलेबस के अंदर बुद्धि को भी थोड़ा समझेंगे। बुद्धि, व्यक्तित्व, हालांकि स्पष्ट रूप से इन परीक्षाओं का सिलेबस होता नहीं है, लेकिन आमतौर पर जितना मेरा विश्लेषण है अच्छे से, उस विश्लेषण के अनुसार हम हर जरूरी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस करते हुए
पढ़ेंगे। तो साथियों, ये अभिक्षमता और बुद्धि के अंतर बीच में अंतर हुआ और बुद्धि टॉपिक को आगे हमारे सिलेबस के अंदर शामिल करते हुए बहुत बढ़िया से आगे एक्सप्लेन करेंगे, सरल सरल तरीके से, कोई भी दिमाग पर बोझ डाले बिना और बिना कोई भार बढ़ाए। ठीक है, अब आगे देखिए, दोनों का मापन किया जा सकता है। और चीज देखो, मापा जा सकता है, किसको? अभिक्षमता को मापा जा सकता है। कैसे माप सकते हैं आगे देखेंगे। दरअसल आप जब शिक्षक पाठ्यक्रम में या शिक्षण ट्रेनिंग के लिए कॉलेज के लिए प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा देंगे, चाहे बीएसटीसी की हो, डीएलएड की हो, एनटीटी की हो, सेंटर की कोई और टीचर ट्रेनिंग के लिए कॉलेज अलॉटमेंट की परीक्षा हो, सबके अंदर ये विषय समान रहता है। तब आपकी अभिक्षमता मापी जाएगी कि आप एक शिक्षक के रूप में अभिक्षमता जन्मजात लेकर पैदा हुए कि नहीं हुए, तो इसको मापा जा सकता है और बुद्धि को भी मापा जा सकता है। ठीक है, बुद्धि का मापन कैसे होता है बहुत आगे बात करेंगे हम, और अभिक्षमता का मापन क्या कैसे किया जाता है ये बात हम साथ साथ में ही समझते हैं कि इसको भी मापा जा सकता है। दोनों मापने के योग्य है। ठीक है, बुद्धि मापन हो सकता है, अभिक्षमता का मापन हो सकता है। क्या अब यहां से आपको ऐसे सवाल पूछेंगे कि क्या अभिक्षमता का मापन हो सकता है या नहीं? नहीं पूछेंगे। यहां आपको सिर्फ दिमाग में, जहन में इतना रखना है कि अभिक्षमता एक ऐसी जन्मजात योग्यता है जिसको कुछ विशेष परीक्षणों के द्वारा, कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा मापा जा सकता है। बुद्धि को भी मापा जा सकता है, अभियोग्यता को भी मापा जा सकता है। बुद्धि व्यापक है और अभिक्षमता थोड़ी संकुचित है। अब देखो, जब बुद्धि को मापेंगे तो बुद्धि किस में मापी जाएगी? आईक्यू के अंदर मापी जाएगी। आमतौर पर आपने सुना होगा किसी व्यक्ति का आईक्यू अच्छा है, बुरा है, आईक्यू बहुत बढ़िया है, ऊंचा है, नीचा है, तो आईक्यू के रूप में अभिक्षमता को, सॉरी, बुद्धि को मापा जाता है और इसके अंदर अंकों में परिणाम आता है। अंकों में परिणाम, यानी मैं आपको आगे बुद्धि को ज्ञात करने का, आईक्यू ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा। उसमें अंकों में योग्यता आएगी 90 का आईक्यू, 100 का आईक्यू, 110 का आईक्यू। ठीक है, और अभिक्षमता के अंदर परिणाम जो आता है माप के बाद, वो हाँ या ना में आता है। ठीक है, उपलब्ध है या नहीं है, उपलब्ध है या नहीं है। तो इसके अंदर क्या दिया जाएगा? इसके अंदर अंक नहीं देकर रिमार्क दिया जाएगा, टिप्पणी की जाएगी किसी बालक के अंदर अभिक्षमता है या नहीं है। बाकी जब पेपर लेंगे तब इसका भी मान अंक के रूप में आएगा और ये पेपर आप आगे देने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो ये अंतर हुआ अभिक्षमता और बुद्धि के अंदर। ये अंतर आपके प्रत्येक प्रश्न के अंदर आगे काम आएंगे। इन अवधारणाओं को अगर आपने अच्छे से समझ रखा है तो फिर वो मदद करेगा आगे। ठीक है साथियों, फिर नंबर 5 पे चलते हैं। हमें दो और शब्द पर फर्क करना है। एक है अभिक्षमता, मूल रूप से सभी की अभिक्षमता से अंतर करना है ताकि आपको प्रश्नों में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। दूसरा शब्द है उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि किसी व्यक्ति की कितनी उपलब्धि है, कितनी नहीं है, ये हम जिंदगी भर सुनते आए हैं चीजें। ठीक है, कोई नए शब्द हमारे लिए नहीं है। अचीवमेंट, ठीक है, कुछ अचीव करने की जो बात होती है उसको कहते हैं अचीवमेंट। अब इनके अंदर फर्क क्या है, सोचकर देख लीजिए। अभिक्षमता केवल किसी कार्य को करने की जन्मजात क्षमता है, लेकिन जब हम कार्य कर चुके होते हैं तब वो हमारी उपलब्धि बन जाता है। ठीक है, तो देखिए, कार्य करने या हासिल करने की, कुछ भी हासिल करने की या अर्जन करने की, अर्जित करने की, अर्जित करने की जन्मजात योग्यता है। ठीक है, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक बार में आपका क्लियर हो जाए। अभिक्षमता काम को हासिल करने की, काम को करने की योग्यता है, जबकि उपलब्धि का अर्थ क्या है? कार्य किया जा चुका है, कार्य किया जा चुका है। यानी आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, आप परीक्षा पास कर सकते हैं, ये आपकी अभिक्षमता है। लेकिन जब आप परीक्षा पास कर चुके होंगे और आपके रिजल्ट के अंदर पास आ जाएगा, क्वालिफाइड आ जाएगा, या फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब वो आपकी उपलब्धि हो जाएगी। तो उपलब्धि एक परिणाम है, जबकि अभिक्षमता क्या है? एक योग्यता है। ठीक है, तो ये क्या है? परिणाम है। एक शब्द में समझेंगे तो ये परिणाम है उपलब्धि, और ये क्या है? ये एक योग्यता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में फर्क है। कार्य किया जा चुका है तो वह एक उपलब्धि है, वह एक उपलब्धि है। क्या उपलब्धि हमेशा सकारात्मक या अच्छी होती है? तो जरूरी नहीं है। उपलब्धि फेलियर के रूप में भी हो सकती है। कोई पेपर देते हैं और अध्यापक जो भी बनने के लिए प्रवेश परीक्षा देते हैं, उसमें अगर फेल हो जाते हैं तब भी हमारे पास एक उपलब्धि होती है, और वो होती है अनुभव की। ठीक है, जितनी भी बार हम कोई काम करते हैं उसमें सफल या असफल अगर होते हैं तो दोनों उपलब्धियां हैं। जब सफल हो गए तो मंजिल हमारी उपलब्धि हो गई, और जब असफल रह गए, फेल हो गए, तब हमारा जो अनुभव था, सीखने का जो था रास्ता, वो भी एक उपलब्धि है। आगे जब हम अधिगम को देखेंगे, लर्निंग को देखेंगे, तो उसके अंदर अधिगम की एक विशेषता होती पड़ेंगे कि अनअधिगम भी अधिगम होता है। अगर किसी काम को करते टाइम आप सब कुछ नहीं सीख पाए, तब भी आपने बहुत कुछ सीख लिया, मतलब नहीं सीखना भी किसके बराबर है? सीखने के समान होता है। तो उपलब्धि क्या? हमारा पढ़ाना एक उपलब्धि है,
हम जो भी पढ़ाते हैं क्या वो उपलब्धि है, तो वो दरअसल उपलब्धि तब होगी जब हम अच्छी तरीके से बच्चों को सिखा पाएंगे। और अभिक्षमता कब होगी, जब हमने उसको सीखने की हमारे अंदर योग्यता थी। पेपर हमारी कौन सी योग्यता जांचेगा, ये जांचेगा। लेकिन प्रश्नों को हल करने में काम कौन सी आएगी, ये भी आएगी वो भी आएगी, दोनों को आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर तक हम क्लियर कर चुके हैं। 6 नंबर बिंदु में हम 2 और शब्द समझते हैं। ये शब्द सबसे अब तक जितने समझे उनमें से अधिक महत्वपूर्ण वाले शब्दों में एक है। एक तरफ रहता है शब्द अभिक्षमता, दूसरी तरफ शब्द रहता है अभिरुचि। अब ये वो अभिरुचि है साथियों, जिसको शिक्षण शास्त्र के अंदर इस विषय के अंदर दोनों शब्दों को समान अर्थ के रूप में लेते हैं, जबकि दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, इसके लिए हमने अंग्रेजी शब्द क्या प्रयोग किया था, एप्टीट्यूड, आपको अच्छे से पता होगा। अभिरुचि के लिए क्या करेंगे, शब्द अच्छे से देखना, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट को और क्या कह सकते हैं, हॉबी कह सकते हैं। हमारे कुछ खास शौक होते हैं ना, उनको हॉबी या इंटरेस्ट के रूप में हम जानते हैं। तो ये जन्मजात एप्टीट्यूड क्षमता है। एप्टीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति था, और यहाँ अभिरुचि का अर्थ इंटरेस्ट या हॉबी होगा। दोनों बातें एक नहीं है, दोनों अलग है। ठीक है, इस बात को मैं पहले क्लियर करता हूं आपके लिए, यहां लिखता हूं अलग, दोनों अलग है। ठीक है, दोनों अलग है। अब अलग किस प्रकार से, अब इसको समझिए। ठीक है, अभिक्षमता के बारे में हम जान चुके हैं, जन्मजात क्षमता है। जन्मजात क्षमता है, कैसी क्षमता है, कार्य को करने की, जानकारी को लेने की, कौशल को हासिल करने की, मंजिल को प्राप्त करने की जो जन्मजात योग्यता व्यक्ति लेकर पैदा हुआ है, वह अभिक्षमता है। लेकिन अभिरुचि कैसी है, क्या अभिरुचि जन्मजात होती है, तो नहीं होती। ये जन्मजात नहीं होती, एक चीज क्लियर करते हैं, जन्मजात नहीं होती। अगर जन्मजात नहीं होती है तो फिर ये क्या होती है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, अभिक्षमता क्या है हम समझ चुके हैं, अभिरुचि क्या है इसको आप यहां से देखिएगा। व्यक्ति जब किसी काम को करना पसंद करता है, कोई काम उसको अच्छा लगता है, तब उसको अंदर अभिरुचि पैदा होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो काम करने की उसमें योग्यता हुई हो, योग्यता होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो जब व्यक्ति कौशल यानी उसके अंदर स्किल है या नहीं पढ़ाने की, जैसे कोई आदमी है शिक्षक बन रहा है, ठीक है, उसको पढ़ाना आता नहीं है, वो शिक्षक की अभिक्षमता नहीं रखता, लेकिन फिर भी वो पढ़ाना पसंद कर रहा है, उसकी रुचि है, मतलब उसके अंदर क्या है, अभिरुचि मौजूद है लेकिन अभिक्षमता नहीं है। ठीक है, वो काम को करना चाहता है, पसंद करता है, उसकी इच्छा है काम करने की, लेकिन उसके अंदर जन्मजात योग्यता उस काम को करने की नहीं है, तब भी वो क्या कहलाएगी, वो सिर्फ अभिरुचि कहलाएगी। जब व्यक्ति कौशल अर्जन की क्षमता, अब मैं पूछूं कौशल अर्जन की जन्मजात क्षमता क्या कहलाती है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर ने लिखा है कौशल अर्जन की जन्मजात क्षमता, इसका मतलब अभिक्षमता होगी। कौशल अर्जन की जन्मजात क्षमता की परवाह किए बिना, ये ध्यान ही नहीं रखती, परवाह किए बिना, यानी कोई आदमी कोई काम करना चाहता है तो वो ये सोचे ही नहीं कि मेरे पास कोई वो जो काम मैं कर रहा हूं वो करने का मेरे पास कौशल है या नहीं, उसकी नहीं सोचता है। मेरे पास उस काम को करने की जन्मजात योग्यता है या नहीं, मुझमें क्षमता है या नहीं, इसके बारे में भी नहीं सोचता, किए बिना कार्य करना पसंद करता है, कार्य करना पसंद करता है या कार्य करने में रुचि रखता है। पसंद करने को क्या कहेंगे, रुचि रखता है। ठीक है, पसंद करता है या रुचि रखता है तो फिर उसको क्या कहेंगे, अभिरुचि कहेंगे। अब दोनों के अंदर वापस अंतर देखो, योग्यता होना अभिक्षमता है, लेकिन किसी कार्य को बिना योग्यता की परवाह किए, बिना कौशल अर्जन किए करने की जो सोचे, सीधा हम काम को करने का इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अभिरुचि और अभिक्षमता। अब सोच कर देखिए, शिक्षक बनने के लिए अभिरुचि और अभियोग्यता अभिक्षमता दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, ये दोनों समान नहीं है, एक नहीं है, हमने अलग लिख लिया। लेकिन अब आगे बातें एक नोट डालकर नोट डाल के लिखेंगे। ठीक है, जितनी भी लिखेंगे सब नोटेबल पॉइंट है। पहला नोट क्या है, दोनों समान नहीं है लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी है। मतलब यह है कि व्यक्ति को कामयाब बनाने के लिए, एक अच्छा शिक्षक बनाने के लिए इन दोनों का व्यक्ति के अंदर मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन जरूरी नहीं, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति में दोनों एक समय में मौजूद रहे। जरूरी नहीं है किसी काम को करने की अभिरुचि और अभियोग्यता दोनों एक आदमी में एक साथ रहे। कोई व्यक्ति जन्मजात, हम सिखाने की बात करेंगे, शिक्षण अभिक्षमता ही पढ़ेंगे, तो किसी व्यक्ति में जन्मजात शिक्षण करवाने की अभियोग्यता तो है, लेकिन वो आलसी है या
उसके घर परिवार वाले उस पर दबाव डालते हैं कि वो शिक्षक नहीं बने, तब वो उस कार्य को करना पसंद नहीं करेगा, और जब तक पसंद नहीं करेगा तब तक वो उस कार्य को कर नहीं पाएगा। किसी व्यक्ति में पढ़ाने की अभिरुचि तो है, लेकिन उसे सिखाना आता ही नहीं है, जन्मजात क्षमता उसमें सिखाने की है ही नहीं, तब भी जो है कोई काम की बात नहीं है। दोनों जब साथ में मौजूद रहेगी तभी लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति में दोनों मौजूद रहे, किसी व्यक्ति में दोनों मौजूद रहे, ठीक है, मौजूद रहे। अब सफलता या कामयाबी कब मिलती है? सफलता तब मिलती है जब दोनों मौजूद रहे। एज ए टीचर आपके अंदर पढ़ाने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, आपको पढ़ाने का काम पसंद भी होना चाहिए, पैशन और प्रोफेशन एक होना चाहिए। शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने का जुनून भी होना चाहिए, और शिक्षक बनने की जन्मजात क्षमता भी आप में होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार आप एक राष्ट्र के लिए भविष्य तैयार करने वाले। आपकी कक्षाओं के अंदर किसी राष्ट्र का, किसी समाज का आने वाला कल बैठने वाला है, तो उस कल को संवारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपके पास दोनों चीजों का होना बेहद जरूरी है। सफलता के लिए क्या जरूरी है? दोनों आवश्यक है। सफलता के लिए दोनों आवश्यक है। अब आप सोच कर देखिए, आपको शिक्षक होने के लिए अभिक्षमता की भी जरूरत है और अभिरुचि की भी जरूरत है। अगर इन दोनों चीजों के अंदर समझने में कोई दिक्कत आई है या आप दोनों नहीं समझ पाए हैं, तो आगे हम एक दो उदाहरण लेकर इनको देखते हैं कि किस प्रकार आप अभिक्षमता को अभिरुचि से अलग कर सकते हैं। तो एक उदाहरण लिखते हैं। एक व्यक्ति गाना चाहता है, एक व्यक्ति गाना चाहता है, लेकिन उसे सुर ताल, लय ताल, संगीत का और सुरों का ज्ञान नहीं है। तो उसमें क्या है? अभिक्षमता नहीं है, लेकिन उसमें अभियोग्यता अभिरुचि है। गाना चाहता है ना, एक व्यक्ति गाना चाहता है, एक व्यक्ति गाना चाहता है, ठीक है। अब इसकी तरह हम शिक्षक की तरह देखेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति पढ़ाना चाहता है, सिखाना चाहता है, ठीक है। एक व्यक्ति पढ़ाना चाहता है। ये दोनों बातें क्या हो गई? ये हो गई अभिरुचि। यानी वो पढ़ाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, उसकी हॉबी है पढ़ाना। लेकिन वह व्यक्ति, पहले हम ऊपर वाले की बात करें, ठीक है, लेकिन वह व्यक्ति अच्छी आवाज नहीं रखता, अच्छी आवाज नहीं रखता, ठीक है। उसकी आवाज बहुत ही खराब है, वो गाने के जैसी आवाज जन्मजात लेकर पैदा हुआ ही नहीं, ठीक है। और दूसरा शिक्षक है, तो उसके अंदर हम एक पॉजिटिव बात लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी ले उदाहरणों के अंदर समझ में आ जाती है। तो वह क्या है? वह सिखाने की जन्मजात कला जानता है, सिखाने की कला जन्मजात जानता है। कुछ लोग होते हैं जन्म से ही शिक्षक होते हैं, ठीक है। नॉलेज हालांकि वो बाद में ग्रहण करते हैं, लेकिन दूसरों को कोई बात समझाना, अपने विचार से दूसरों को सहमत करवाना, इसकी कला कुछ लोगों के अंदर जन्मजात होती है। और जिस शिक्षक के अंदर ये कला जितनी बेहतर होती है, वो उतना ही सफल शिक्षक बनता है, उतना ही बढ़िया सिखाने वाला बनता है, ठीक है। वह सिखाने की कला जन्मजात रखता है। अब इनका हम एनालाइज करते हैं। हालांकि ये दोनों की दोनों क्या है? अभिक्षमताएं, ठीक है। और इसमें अभिक्षमता, यहां वह व्यक्ति अच्छी आवाज नहीं रखता, तो क्या उसमें अभिक्षमता है? तो इसके अंदर अभिक्षमता मौजूद नहीं है, हम कहेंगे। इस व्यक्ति के अंदर संगीत या गीत गाने की अभिरुचि तो है, लेकिन वो अच्छी आवाज नहीं रखता, मतलब उसमें अभिक्षमता नहीं है। एक व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, अभिरुचि रखता है पढ़ाने की, लेकिन वह सिखाने की कला भी जानता है, ठीक है, वो कला भी जानता है, मतलब उसके अंदर क्या है? अभिक्षमता भी है और अभिरुचि भी है। यानी एक व्यक्ति जो शिक्षक बनना चाहता है, उसमें ये दोनों बातें होना जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभिरुचि और अभिक्षमता आपको समझाने में सफल हुआ और आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है। इससे आगे हम जिस टॉपिक पर, जिस मोड पर बात करेंगे, वो है अभिक्षमता का मापन, ठीक है। अभिक्षमता मापन। कहीं से आपने किसी से भी कुछ भी सुना हो, प्रश्नों के अंदर आपने इन शब्दों का उपयोग देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो दरअसल आपका जो एनालिसिस है वो कम पड़ रहा होगा। मैं आपको प्रश्न अवेलेबल करवाऊंगा पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है, अच्छे से। और उन प्रश्नों को देखकर आप समझ पाएंगे कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं एक एक शब्दों को इनको देखना। सिर्फ शब्द समझने, कुछ भी रट्टा नहीं मारना, शब्दों को समझा और जहन में बातों को याद रखा और प्रश्न सॉल्व हो गए, ठीक है। निकल आए नंबर जितनों की उम्मीद ही नहीं थी। इस प्रकार की ये चीज है कि शिक्षा अभिक्षमता का क्या मापन किया जा सकता, हम पहले देख चुके हैं कि इसका मापन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभिक्षमता से पहले कौन से मापन हुए? पूर्व में बुद्धि मापन हुए। बुद्धि का मापन पहले आया, ठीक है, बुद्धि मापन हुए, ठीक है। लेकिन क्या एक बुद्धि मापन के द्वारा एक बुद्धि को मापकर आप अभिक्षमता का मापन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि बुद्धि को मापा तो किसी व्यक्ति में आईक्यू का, मतलब कि
इंटेलिजेंट कोशेंट बुद्धि लब्धि का बहुत बढ़िया स्कोर बता दिया, 110 बता दिया। नॉर्मल बुद्धि जो होती है ना, सामान्य बुद्धि, मैं बता देता हूँ। सामान्य बुद्धि के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है या आंकड़ा प्रयोग किया जाता है सामान्य आईक्यू। सामान्य आईक्यू माना जाता है 90 से 110 का, जो कि मैं आगे आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसको अगर यहाँ पे मैं लॉक भी रखूं तब भी मेरे पास आपको बार बार समझाने के आगे मौके हैं, ठीक है। तो सामान्य आईक्यू 90 से 110 माना जाता है। किसी आदमी का सामान्य आईक्यू से बहुत अच्छा आईक्यू आ जाए, मान लो 140 आ गया, प्रतिभाशाली कहलाएगा। लेकिन इसके इसलिए जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाने में सफल हो ही हो। क्यों? क्योंकि बुद्धि सभी प्रकार के गुणों का एक साथ मापन करती है, जबकि अभिक्षमता किसी खास एक काम को करने की जो योग्यता होती है उसको मापते हैं। तो पूर्व में बुद्धि मापन हुए, लेकिन ये संपूर्ण नहीं थे। एक शिक्षक बनने के लिए कोई आदमी काबिल है या नहीं, इसका माप आप बुद्धि मापन से नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि में सभी प्रकार की योग्यता आ सकती है। एक आदमी गणित समझने की तो बेहतर योग्यता रखता है, उसके आईक्यू में स्कोर अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो सीखी हुई गणित दूसरों को सिखा पाता है या नहीं, इसके लिए अभिक्षमता का मापन करने की जरूरत पड़ी। लेकिन ये संपूर्ण माप करता है, ठीक है। जबकि अभिक्षमता में जरूरत किसकी थी? किसी विशेष या किसी खास योग्यता के मापन की जरूरत हुई, ठीक है। पश्चात यानी बहुत टाइम बाद में अभिक्षमता मापन शुरू हुआ। कई प्रकार अभिक्षमता मापन के उदाहरण हैं, जिनको आपको जानकर कुछ नहीं करना। आपको ये कोई नहीं पूछने वाला कि अभिक्षमता का कौन सा मापन किस प्रकार होता है, ठीक है। जैसे कि डीएटी प्रकार का, एक पीएमए प्रकार का, कई सारे अभिक्षमता मापने के तरीके हैं। लेकिन आपको इतना जानना है, उस टॉपिक पर पहुंचना है कि पेपर आपकी अभिक्षमता कैसे मापेगा। उस गुरु को आप सीख गए, वहां से उस कला को आपने पकड़ लिया, तो फिर आप आगे जुड़कर मेरे साथ जो है पूरे के पूरे विषय को मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार से बिठा लेंगे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप आखिरी रूप से जब तक कामयाब नहीं हो जाते तब तक ये चीजें आपका साथ देगी और पूरी मजबूती के साथ आपके खड़ा रहकर आपके साथ ये मदद करेगी। पश्चात अभिक्षमता मापन प्रारंभ हुए, ठीक है, मापन प्रारंभ हुए। अब हमको देखना है कि जब अभिक्षमता के मापन प्रारंभ हुए तो उनका उपयोग कहां कहां किया गया। एक प्रकार से प्रवेश स्क्रीनिंग के लिए आपके जो है टेस्ट लिया जा रहा है, उसको हम अभिक्षमता मापन के रूप में लेंगे। पहले इसका उपयोग कहां होता है तो मैं आपके उपयोग के हिसाब से बताऊंगा। प्रवेश स्क्रीनिंग के लिए, प्रवेश स्क्रीनिंग का मतलब होता है आपको किसी खास प्रकार का कोर्स, खास प्रकार की ट्रेनिंग करवाने से पहले प्रवेश स्क्रीनिंग की जाती है, यानी प्रवेश परीक्षा ली जाती है। आप उसके लायक हैं कि नहीं, ये जांचने के लिए एक खास प्रकार की अभिक्षमता आपकी माप की जाएगी। मान लो शिक्षण अभिक्षमता जो कि हम पढ़ रहे हैं, ये मापी जाती है। तो आप जो 50 नंबर का पेपर देने वाले हैं ना, चाहे किसी भी प्रकार का टीचर ट्रेनिंग कोर्स से पूर्व का प्रवेश है, सब में एक ही रहती है अभिक्षमता। तो इस शिक्षण अभिक्षमता में जब मापन किया जाएगा तब आप कौन से प्रवेश करेंगे, तो इसके अंदर आप कर सकते हैं बीएड में प्रवेश। हो सकता है आप बीएड में प्रवेश कर रहे हो सकता है आप डीएलएड में प्रवेश कर रहे हो, इस चीज के अंदर कोई फर्क नहीं है। जब इनमें प्रवेश करते हैं तब प्रवेश स्क्रीनिंग में आपका अभिक्षमता परीक्षण करके यह जांच की जाती है कि आप दरअसल शिक्षक पढ़ाने बनने के योग्य जन्मजात रूप से हैं या नहीं है, ठीक है। और कहां होती है? नंबर 2 कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग, कोई बच्चा 12वीं पास करके अभी अभी कुछ न कुछ कैरियर चुनना चाहता है, किस दिशा में मुझे जाना है, तो कैरियर कंसल्टेंट होते हैं जो बताते हैं कि आपका बच्चा कौन सी चीज सीखने के लिए बेहतर होता है। और ऐसे कैरियर कंसल्टेंट सबसे श्रेष्ठ वो व्यक्ति होते हैं जिनको शिक्षण का अच्छा अनुभव होता है और जो जानते हैं कि बच्चों को कौन सी योग्यता के बाद किस करियर में भेजना चाहिए। तो करियर काउंसलिंग का मतलब होता है किस काम में बच्चे को लगाना है, कौन से क्षेत्र में उसका बेहतर भविष्य है, ठीक है। जैसे मुझसे मिलकर कोई बच्चा बात करे, मैं उसमें सामान्य चीज ऐसी देखूं कि वो कोई चीज मुझे समझाने में योग्य है कि नहीं है। अगर वो ऐसा करने में योग्य है तो मैं ये कह सकता हूं कि उस बच्चे को शिक्षक बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि वो अपने विचारों से दूसरों को सहमत करवाने की एक योग्यता जन्मजात रखता है, तो उसको कहते हैं कैरियर काउंसलिंग, ठीक है। और क्या होता है? नैदानिक कार्य। नैदानिक कार्य, निदान या नैदानिक कार्य क्या है, आगे हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एक स्कूल के अंदर बच्चे का निदान करना पड़ता है, कोई क्यों सीख नहीं पाया, तो आपके लिए जरूरी है कमियों को ढूंढना और कमियों के कारणों को ढूंढना। किसी आदमी के शरीर के अंदर कोई दिक्कत है तो उस जांच करवाएगा तब उसका निदान हो जाएगा। यानी कमियों और कमियों के कारणों को ज्ञात करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं नैदानिक कार्य। और कहां उपयोग होता है? नंबर 4 कार्मिक चयन। कार्मिक चयन, मैंने आपको कहा था सिर्फ प्रवेश परीक्षा नहीं, ट्रेनिंग करने के बाद जब आप नौकरी लगने के लिए आएंगे तब आपका कार्मिक चयन होगा। इसको पर्सनल सिलेक्शन कहते हैं। कार्मिक का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, जैसे एज ए टीचर काम कर सकते हैं आपकी सरकार में तो आप कार्मिक हो गए। कार्मिक चयन का मतलब आगे मैं लिख देता हूं, जैसे कि शिक्षक भर्ती हेतु, जब आप शिक्षक भर्ती में आएंगे ना
परीक्षा देने के लिए, तब भी ये विषय आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपका साथ चलेगा। और एक बेहतर शिक्षक से ये चीज अगर आपने आज पढ़ रखी है तो आप 2.5 या 3 साल बाकी लोगों से आगे रह जाएंगे। इसलिए विषयों से प्रेम करके पढ़ना है, विषयों को पूरी गंभीरता से, धैर्य से, जैसे शिक्षक अनुभवों के साथ आपको सलाह देते हैं उस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये बात साथियों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इस प्रकार की परीक्षाएं देंगे वो हो सकता है कंपटीशन में एकदम नए हो, अधिकतम जितने भी विद्यार्थी होंगे कंपटीशन में नए होंगे। तो ऐसी हम तमाम बातें आगे करने वाले हैं कि एक बेहतर परीक्षा की तैयारी के लिए आप बीच बीच में और कौन कौन से सजेशन है जो एक अच्छे शिक्षक से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कार्मिक चयन शिक्षक भर्ती हेतु जब आप जाएंगे तब भी आपकी अभिक्षमता का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, नंबर 5 प्रशिक्षण हेतु। प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग देने के लिए, किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग देने से पहले कोई व्यक्ति उस ट्रेनिंग के लिए लायक है या नहीं है, योग्य है या नहीं है, इसके लिए भी उसकी अभिक्षमता मापी जा सकती है। ठीक है, अब अभिक्षमता के मापन कौन कौन से अब तक बने हैं, तो इस प्रकार के मापन को अपने को पढ़ने का कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन एक मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि अभिक्षमता मापन किस प्रकार किया जाता है। अभिक्षमता मापन, क्योंकि बुद्धि मापन को हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो उस टाइम ये चीज आपकी थोड़ी मदद करेगी। एक DAT नाम का डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी विभेदक अभिक्षमता परीक्षण नाम का DAT नाम का टेस्ट है। यह टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बच्चा या व्यक्ति किस काम के लिए जन्मजात रूप से सर्वाधिक योग्य है उसकी जांच की जाएगी। ठीक है, तो साथ ही मैं ये मानता हूं कि मैं आपको अभिक्षमता किस प्रकार से आपके परीक्षा के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली कौन कौन सी बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, इस बात को समझाने में कामयाब हुआ। साथियों, अब हम अभिक्षमता के पूरे पाठ्यक्रम पर बात करेंगे कि अभिक्षमता को कंप्लीट पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। अभिक्षमता पाठ्यक्रम, ठीक है, किसी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, उस परीक्षा का हो सकता है पाठ्यक्रम आपको मिला हो और हो सकता है नहीं भी मिला हो। मैं जैसा मुझे देखने को मिला, राजस्थान के अंदर BSTC का जब परीक्षा होती है तो उससे पूर्व कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत बड़ा, जैसे कि शिक्षण अभिक्षमता के अंदर सिर्फ इतना बताया जाएगा कि आपके शिक्षण अभिक्षमता आपको पढ़नी पड़ेगी, और उसके अंदर 4-5 टॉपिक बता दिए जाते हैं। लेकिन उन टॉपिक को पढ़ने के बावजूद भी अभ्यर्थी को परीक्षा के अंदर प्रश्न सही करने में बहुत दिक्कत आती है। इसकी वजह यह है कि आपको बेहतर गाइडेंस का अभाव रहता है, या सही चीजें जिन्होंने एनालिसिस कर रखी है वो आपकी मदद नहीं कर पाए। अगर आप इस चीज को यहां से अच्छे से लेते हैं तो फिर परीक्षा के बाद भी आपको लाभ होगा। अब पाठ्यक्रम या सिलेबस, ऐसी प्रवेश परीक्षा जिसके अंदर आपको टीचर बनना है और टीचर की ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसका सामान्य पाठ्यक्रम क्या रहता है देखिए। सबसे पहले इसके अंदर जो पाठ्यक्रम रहता है वो रहता है एक टॉपिक शिक्षण, यानी कि टीचिंग हम समझ चुके हैं, और अधिगम। अधिगम भी मैं आपको नॉर्मल समझा चुका हूं कि अधिगम या लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ये सिखाते हैं, शिक्षक सिखाते हैं, और बालक क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। ये एक टॉपिक दिया जाता है, बहुत कम टॉपिक दिए जाते हैं, लेकिन हम इनसे भी एक्स्ट्रा बहुत बढ़िया सिलेबस को विस्तार करके अच्छे से इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि तभी तो संभावना बनेगी कि 50 में से 49 तो हर हाल में सही हो सवाल, और होने को 50 से 50 भी हो सकते हैं। कोई विद्यार्थी उस शिद्दत से पढ़े जिस शिद्दत से मैं पढ़ाऊंगा, तो फिर ये गारंटी मानिए कि पूरे के पूरे नंबर आपको 50 से 50 मिलेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये हमको इसके अंदर पूरी पढ़नी है कि पढ़ाया कैसे जाता है, और सीखने वाला जो सीखने के लिए किन किन तरीकों का उपयोग करता है, सिखाने के लिए कौन सी बातें जरूरी है, कौन सी बातें सिखाने में बाधक बनती है। ठीक है, सिखाने का बेहतर तरीका कौन सा है, बच्चा सीखने के लिए इंटरेस्ट कब लेगा, इस बात को जानना। एक और टॉपिक दिया जाता है सिलेबस के अंदर, आपने भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया होगा, सृजनात्मकता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिविटी। आज के सेशन को अगर समझने में, बढ़िया से तैयार करने में, अगर आपको 2 बार देखना पड़े, 2 बार तैयार करना पड़ता है, तो करना, टाइम का इन्वेस्ट करना धैर्य रखते हुए, क्योंकि अगर इस सेशन को समझ लिया तो आगे के प्रत्येक सेशन को समझने के लिए आपको सरलता रहेगी, और इसका आधा टाइम भी आपको उसको समझने में नहीं लगेगा। क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता क्या होती है, इसका सामान्य अर्थ होता है कुछ नया बनाना, कुछ नया बनाना। ठीक है, किस प्रकार से बनाया जा सकता है, सृजनात्मकता का मापन कैसे हो सकता है, आगे सिलेबस के अंदर, कोर्स के अंदर मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। इससे संबंधित प्रश्न भी साथ में लेकर आते हुए हर टॉपिक के प्रश्नों के साथ साथ उसको एनालिसिस करेंगे, और इस तरह से करेंगे कि किसी भी टाइप का बाहर का क्वेश्चन, अन्य नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। एक टॉपिक आपको दिया जाता है सिलेबस के अंदर, मूल्यांकन। इसको इवैल्यूएशन कहते हैं, इवैल्यूएशन, यानी बच्चे की वैल्यू का कितना सीख पाया है इसका पता करना। ठीक है, कोई कितना सीख पाया है, किस सीमा तक सीख पाया है, उसका पता करना और उसके बारे में निर्णय निष्कर्ष निकालना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के अंदर, सिलेबस के अंदर एक खास प्रकार का CCE टाइप का मूल्यांकन दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन अंतर्निहित रूप से 2 चीजें आपको और जाननी चाहिए, निदान, उपलब्धि,
निदान और उपलब्धि। मूल्यांकन के अंदर निदान मूल्यांकन क्या होता है, नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे। उपलब्धि परीक्षण या उपलब्धि मापने के लिए क्या परीक्षण मूल्यांकन किया जाता है वो भी पढ़ेंगे। और एक चीज रहती है उपचारात्मक कार्य, उपचार कार्य, ठीक है, जो नहीं सीख पाते हैं उन बच्चों को सिखाने के लिए इलाज के तौर पर एक विशेष प्रकार की पढ़ाई करवाई जाती है, उसको उपचार कार्य कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो वो पढ़ाने की सिलेबस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। हालांकि सिलेबस में सिर्फ मूल्यांकन और सीसी है, लेकिन सवाल इनमें से बने हुए। पिछले जितने पेपर में एनालिसिस करके देख पाया हूं, बहुत कम चीजें सिलेबस के अंदर दी हुई है, जबकि हमको पढ़नी उससे भी कहीं अधिक पड़ेगी। एक है संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल, ठीक है, ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब या संप्रेषण का मतलब क्या होता है, तो हमारे विचार जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे एक मोबाइल फोन है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है, हम यहाँ से किसी दूसरे को फोन करते हैं तो हमारे विचार उस तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। और हमारी अगर भाषा साफ सुथरी है, बहुत बढ़िया हम बोलते हैं, भाषा स्पष्ट है, तो हमारे अंदर अच्छा संप्रेषण कौशल है। और एक शिक्षक के अंदर अच्छा संप्रेषण कौशल होना जरूरी होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में हम बात करेंगे, क्यों हमारे अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं होगी तो क्या हम बेहतर शिक्षक नहीं हो सकते, इन सब चीजों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, एक के बाद एक। एक है व्यावसायिक अभिवृद्धि, व्यावसायिक अभिवृद्धि। अब मैं अभिवृद्धि के बारे में, अभिवृद्धि का आपको अर्थ बताऊंगा नहीं यहाँ, क्योंकि मैंने आप पीछे स्पष्ट किया है। आप सिलेबस के अंदर भी उस किस चीज को तभी जान पाएंगे जब उसका अर्थ आप अच्छे से जानते हैं। व्यवसायिक को प्रोफेशनल कहते हैं, अभिवृद्धि को क्या कहते हैं वो आपको खुद समझना है, ठीक है। ऐसे आप जब रिकॉल करने की चीजें समझेंगे तभी आपका ये विषय बढ़िया से क्लियर होगा। सिर्फ 2 टॉपिक और दिए जाते हैं सिलेबस के अंदर। एक दिया जाता है नेतृत्व गुण, नेतृत्व गुण, या फिर इसको कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी, और एक होती है अंतिम 7 सामाजिक संवेदनशीलता। नेतृत्व गुण का मतलब क्या है भाई, क्या है, सोच के देखिए। नेतृत्व गुण का मतलब सिर्फ राजनेता बनना ही नहीं होता है, किसी भी काम को करने में बहुत सारे अनुयायी होते हैं और कुछ लोग आगे चलते हैं, लीड करते हैं। जैसे कक्षा कक्ष के अंदर पढ़ाते टाइम एक शिक्षक नेता की भूमिका निभाता है, विद्यार्थियों को सीखने की तरफ लेकर जाता है, आगे आगे शिक्षक चलता है और बच्चे उसके अनुयायी होते हैं। तो एक अच्छे नेता के गुण शिक्षक में होते हैं, कैसे विकसित होते हैं इसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। सामाजिक संवेदनशीलता का अर्थ होता है दूसरों को समझना, साथियों, खुद को समझना। खुद को अगर समझते हैं तो दर्शन के विषय के अंदर आ जाता है आत्म परिचय, जबकि सामाजिक संवेदनशीलता है सोशल जो अंडरस्टैंडिंग होती है दूसरों को समझने की, उसको कहते हैं सामाजिक संवेदनशीलता। ये भी शिक्षक में होना जरूरी है, इसकी भी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि अगर हम सामाजिक संवेदनशील नहीं, दूसरों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम जिन बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे हैं उनको कैसे पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए इस चीज की भी मांग की जाती है। ये तो वो सिलेबस है जो आमतौर पर मार्केट में चलता है, और कंपटीशन के पेपर जब प्री के आते हैं कि सिलेबस ये है तो इतना दे दिया जाता है, लेकिन सवाल इससे बहुत बाहर से चले जाते हैं। इसलिए एक मेहनती विद्यार्थी के रूप में सफलता की, कामयाबी की वाकई इच्छा रखते हुए दृढ़ संकल्प शक्ति से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें और सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी जरूरी है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप 50 में से 25 या अधिक से अधिक 30 प्रश्नों तक आकर रुक जाएंगे। पहले ऐसे टेस्ट के अंदर 3 ऑप्शन सही हुआ करते थे 4 से, लेकिन अब ये वस्तुनिष्ठ हो गया है, 4 में से केवल 1 ऑप्शन ही सही किया जाता है। पिछली 2-3 परीक्षाओं का मेरा जैसा विश्लेषण का अनुभव रहा है, उसके हिसाब से 3 में से 1 ही सही करेंगे तो फिर आपके यहाँ पे और दिक्कतें आ सकती है। तो और आपको इसके अतिरिक्त मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा कोर्स के अंदर, संपूर्ण पेपर प्रैक्टिस के साथ एनालिसिस तरीके से बढ़िया से, वो बातें मैं क्लियर करता हूँ, उसी के जरिए आप पूरा का पूरा कर पाएंगे। एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ से, बहुत अच्छी है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेट करना, प्रेरित करना। मोटिवेशन के बिना सीखना इम्पॉसिबल है। और मोटिवेशन कौन करेगा, मोटिवेशन वह शिक्षक के कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य। बच्चे को पढ़ने के लिए बेहतर तरीके से मोटिवेट करना शिक्षक का काम है। आपको सीखने के लिए मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, और आप जब कक्षा में शिक्षक बनकर पहुंचेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज मिलने के बाद आप शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करेंगे और एक दिन अवश्य की कक्षा में पहुंचेंगे। तब आपको जिन बच्चों को पढ़ाओगे उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, बिना मोटिवेशन के कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। 2 चीज आपको व्यक्तित्व विकास पढ़ना पड़ेगा। व्यक्तित्व विकास क्या होता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों को मिलाकर व्यक्तित्व बनता है। अंदर के गुण, बाहर के गुण। बाहर के गुणों के अंदर ड्रेसिंग हो सकता है, बोलने का तरीका हो सकता है, मेल जोल का तरीका हो सकता है, अंदरूनी योग्यताएं जितनी भी होती है सबको मिलाकर व्यक्तित्व बनता है, और व्यक्तित्व आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
पर्सनैलिटी, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे प्रश्न सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, बुद्धि का परिचय हमको पढ़ना पड़ेगा। सामान्यतः बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, बहुत डीप जाने की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन जहां तक जाने की जरूरत है उसको हम आवश्यक रूप से पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस को हमें पढ़ना पड़ेगा, बुद्धि को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बुद्धि मानसिक योग्यता है, लेकिन मानसिक कार्यों के लिए एक चीज जरूरी होती है, मानसिक स्वास्थ्य। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समझ नहीं है, तो वो भी आप में होनी चाहिए। इस दृष्टि से हम मानसिक स्वास्थ्य पढ़ेंगे। मेंटल हाइजीन किस में जरूरी है, बच्चों में जरूरी है, शिक्षक में जरूरी है। शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो आपको सिखा नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। दोनों किसकी जिम्मेदारी, शिक्षक की जिम्मेदारी। खुद को मेंटल रूप से हाइजीन रखे, हेल्दी रखे, और बच्चों को भी मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखे। ये बातें हमको जाननी पड़ेगी। ठीक है, फिर है बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास का सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना, सामान्य तरीके से देख लेना है कि बालक का विकास या बाल विकास होता क्या है। एक विकसित होते हुए बालक के अंदर कौन कौन सी बातें भविष्य के शिक्षकों को पता होनी चाहिए, जो कि अभी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे, बीएसटीसी में, बीएड में, एनटीटी में, किसी भी टाइप के टीचर ट्रेनिंग कोर्स में। तो उन सबको बाल विकास की अवधारणा, बच्चे विकसित कैसे होते हैं, इसका ज्ञान सामान्यता होनी चाहिए। एक चीज और है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है सामान्यतः दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो आपकी कक्षाओं में बच्चे भी एक दूसरे से अलग होंगे, आप भी एक दूसरे से अलग है। कभी भी खुद की तुलना दूसरों से कतई नहीं करनी है। अपने खुद से जुड़े हुए लोगों की तुलना दूसरों से कभी नहीं करनी, क्योंकि संसार में कोई भी दो आदमी एक जैसे हो ही नहीं सकते। ये मनोविज्ञानी कहता है, और ये साइकोलॉजिकल साइंटिफिक प्रूव्ड फैक्ट है, प्रूव किया जा चुका है इसको। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, विविध अधिगम करता, विविध अधिगम करता, सीखने वालों की अंदर भी भेद होते हैं। सभी लोग एक तरीके से नहीं सीखते, सबके सीखने की तकनीक अलग होती है, गति अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होते हैं। उस तरीके से उस बात को कहते हैं विविध अधिगमकर्ताओं के अंतर्गत हमको पढ़ना है। ठीक है, नंबर 7 पाठ्यचर्या हमको देखनी है। पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या का मतलब होता है किसी शिक्षण वर्ष के अंदर पूरे के पूरे स्कूल में वर्ष भर में जो कोई भी एक्टिविटी करवाई जाए वो सब की सब क्या होती है, पाठ्यचर्या होती है। पाठ्यचर्या भारत में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा आई थी, उसका सामान्य परिचय ऊपर ऊपर से हम जान लेंगे, क्योंकि वहां से सीधा सवाल पीछे के पेपर्स में बना है और भविष्य के पेपर्स के अंदर भी बनने की पूरी संभावना है। ठीक है साथियों, नंबर कहां तक पहुंचे, 7 नंबर तक पहुंचे। 8वां एक और टॉपिक महत्वपूर्ण जो हमको पढ़ना पड़ेगा, 8वां शिक्षा का अधिकार। भारत के अंदर शिक्षा मूल अधिकारों में शामिल है। तो ये किस प्रकार से शिक्षा के अधिकार के रूप में भारत में प्रतिष्ठित है, हमको कौन से अधिकार प्राप्त हैं, और एक कानून बना हुआ है 2009 का आरटीई। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। इसको भी नॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी दबाव नहीं डालते हुए, बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं करवाते हुए, सरलता से इसको समझेंगे कि परीक्षा में हम अधिकतम प्रश्नों तक पहुंच सके। ठीक है, सामान्यता। और आपको क्या पढ़ना है, शिक्षा शास्त्र की समझ। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा शास्त्र क्या है, यानी शिक्षा शास्त्र शब्द भले ही कॉम्प्लेक्स हो पर बड़ी सरल चीज है। बच्चा कैसे सीखेगा ये बताने वाली एक किताब होती है, और उसी को कहते हैं शिक्षण शास्त्र। अगर आप ये जान पाते हैं नॉर्मली बच्चा कैसे सीखेगा, तो फिर क्या ही है शिक्षण अभिक्षमता की बिछात जो आपके सवाल गलत करवा दे। इसलिए उन टॉपिक्स को हम बढ़िया से एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे, जिनसे कि आपकी पूरी पूरी समझ हो जाए। इसको साधारण शब्दों में कहते हैं शिक्षण विधियां। सिखाने के खुद खास तरीके आपने ओल्ड पेपर कहीं देखे हैं तो जरूर देखा होगा कि परियोजना प्रोजेक्ट विधि क्या है, किंडरगार्टन या फ्रोबेल की बालोद्यान विधि क्या है, कहीं देखा होगा आपने खेल विधि सीखना क्या होता है, कहानी विधि सीखना क्या होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होंगे प्रवेश परीक्षाओं के अंदर इतने ही यहां से सवाल इनके पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमको क्या समझना पड़ेगा, 10 भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा, हमारे देश के अंदर शिक्षा को लेकर पुराने विचार क्या रहे और समय समय पर शिक्षा से जुड़ी हुई किन किन चीजों को बदला गया है। ठीक है, और इसके अंदर हमें कुछ पढ़ने पड़ेंगे व्यक्तित्व। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन के संस्थापक। ये व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारतीय शिक्षा की पूरा पूरा भविष्य बदल कर रख दिया, स्वरूप बदल कर रख दिया। उन व्यक्तियों से सवाल बनते हैं, अगर आपने कहीं देखा है तो बुनियादी शिक्षा से सवाल बना है, शांति निकेतन से सवाल बना हुआ है। कहां था सिलेबस में, मूल रूप से सिलेबस 7 बिंदु देके कहां था, कहीं पर भी नहीं था। इसलिए हमको इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को एक क्लास के अंदर में खत्म करने वाला। ठीक है, बिना लोड डाले बहुत सरल तरीके से समझाते हुए, और नोट्स आपको लिखने होंगे
और अगर आप कोर्स के अंदर ज्वाइनिंग करेंगे तो कोर्स में आपको पीडीएफ के अंदर क्लास नोट्स पूरे के पूरे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी समझने की और नोट्स को लिखने का समय भी बच जाएगा और आप वीडियो को, क्लास को, लेक्चर को अटेंड करते हुए पूरी शिद्दत से उसको समझ पाए। और हम क्या पढ़ेंगे इनके अंदर, गांधी जी जैसे व्यक्तित्व हम खास खास पढ़ेंगे। अब एक चीज और देखेंगे, शिक्षा संबंधी और जानकारियां, कुछ शिक्षा संबंधी कानूनों की, समितियों के सवाल पीछे पूछे गए। तो शिक्षा संबंधी समितियां, देश में शिक्षा विकास के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई, कौन कौन से आयोग बनाए गए, नई नई शिक्षा नीति बनी हुई है 2020 के अंदर, 30 में पूरी होगी, इससे सवाल बनना ही बनना है। तो शिक्षा के अंदर नीतियां भी हम पढ़ेंगे। और अगर बोर्ड के सिर्फ दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े तो कहां से सवाल सही होंगे, क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं यहां से, ठीक है। और आखिर नंबर 12 हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो डिटेल्ड एनालिसिस करके पढ़ेंगे, शिक्षक। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये टॉपिक हमारा। पूरे पेपर के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन है जो शिक्षक नाम के सीधे शब्द से बन जाते हैं। हालांकि पूरे टॉपिक्स हम जितने भी पढ़ेंगे इनके अंदर देखेंगे क्या कि शिक्षण अभिक्षमता अगर हमारे अंदर मौजूद है तो हम शिक्षा के अधिकार को किस दृष्टि से देखेंगे, उस हिसाब से पढ़ना है, सूचनाएं नहीं रटनी है, ठीक है। हम भारतीय शिक्षा को एक शिक्षण अभिक्षमता रखने वाले व्यक्ति के रूप में कैसा देखते हैं, पूछेगी पाठशाला या गुरुकुल पद्धति भारत में कैसी थी, ठीक है। तो उसके बारे में हमें विश्लेषण बताना पड़ेगा, हमें एक शिक्षक के गुण रखते हुए ये बताना पड़ेगा कि वो अच्छी थी या बुरी थी। इससे पेपर लेने वालों को एनालिसिस हो जाता है कि आप वास्तव में पढ़ाने के योग्य हैं अथवा नहीं है, क्योंकि आपके उस प्रश्न के उत्तर देने की प्रकृति से ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक की अन्य बातें थी जो हमने अब तक समझ ली थी और जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हमने चर्चा कर ली है कि अभिक्षमता जो है किस टाइप का टॉपिक है और फिर आगे किस चीज पर मुझे बात करनी है उस पर मैं पहुंचता हूं। ये जो क्लास थी साथियों, ये एक इंट्रो सेशन था, परिचय क्लास थी कि अभिक्षमता है क्या। और जहां तक मैं सोचता हूं अभ्यर्थियों ने, विद्यार्थियों ने, जिन्होंने भी कक्षा को धैर्यपूर्वक देखा है, वो इस विषय को बहुत अच्छे से अंतर्मन से समझ चुके होंगे कि विषय क्या है और इसकी तैयारी, बेहतर तैयारी किस टाइप से की जा सकती है, ठीक है साथियों। कुछ सेशंस और एज ए डेमो सेशंस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये जो सेशंस हैं इससे हमारा कोर्स यहाँ से शुरू होता है। आगे हम शिक्षण और अधिगम अगले टॉपिक के अंदर लेंगे और एक एक बात को बढ़िया सूक्ष्मता से देखेंगे और प्रत्येक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं उन टॉपिक को जो है एनालाइज करेंगे। आज जिस तिथि को ये क्लास आ रही है उससे अगले ही दिन हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है सूर्य नगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल, ऐप पर, जो कि टेलीग्राम प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा, उसको इंस्टॉल करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स के ऊपर जिस तरीके की मेहनत की गई है, जिस सूक्ष्मता से विश्लेषण करके काम विषय विशेषज्ञों ने किया है, मेरी तरह उनके सबके इंट्रो सेशंस आएंगे, आप देख पाएंगे और बेहतर रणनीति बनाते हुए इन कोर्सेज से आप अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। बीएसटीसी करने के बाद, पीटीटी करने के बाद, बीएड करने के बाद या कोई भी अन्य प्रकार के कोर्सेज हैं सब अवेलेबल रहेंगे। और ये करने के बाद अन्य प्रकार के कोर्सों में अगर आगे हमारा जुड़ाव रहता है, आप हमारी कार्यशैली से परिणाम प्राप्त करते हैं, आप विश्वास कर पाते हैं, डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे क्योंकि मेहनत हमारी उस स्तर की है। तो अगर कर पाएंगे तो अगले जुड़ाव में आपको फिर अन्य प्रकार की परचेसिंग पर, कोर्स लेने पर और भी प्रकार की छूट वगैरह दी जाएगी, जिनकी बात हम समय समय पर आपसे करते रहेंगे। ये तमाम विशेषताएं हैं जो कोर्सेज के अंदर मिलेगी और अन्य बातें और सेशंस के अंदर आपके सामने रखी जाएगी। और जिन मुद्दों पर बात हमने की है, अगर कोई अभ्यर्थी वापस इनको एक बार स्क्रीनिंग करके समझना चाहता है तो एक बार मैं वापस इनको आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। हालांकि कोर्सेज के अंदर पूरी की पूरी बातों को आगे विस्तार से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आज भी जो बातें पढ़ी है उनको हमने एक बार वापस देख लेना है कि हमने क्या समझा है कि अभिक्षमता है क्या, इसका बुनियादी अर्थ और शिक्षण अभिक्षमता के बारे में परिचय किया। उसके बाद हमने समझा है कि अभिक्षमता किसको कहते हैं, अभिक्षमता सिखाने के लिए किस प्रकार मददगार होती है। फिर अभिक्षमता का कई सारे शब्दों से भेद किया, अभिक्षमता कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अभिक्षमता का अन्य विचारों से क्या संबंध है, अभिवृत्ति से क्या संबंध है, अभिकौशल से क्या संबंध है, ज्ञान से क्या संबंध है, इन तमाम चीजों को समझा। इनको समझने के बाद आपकी अभिक्षमता मापन जो शिक्षण कोर्स करने से पूर्व प्रवेश परीक्षा के रूप में लिया जाएगा, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और यहां तक चीजें अगर आपने समझी है साथियों, तो अब आप एकदम तैयार हैं कौन से टॉपिक पढ़ने के लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग शिक्षण पढ़ने के लिए, अधिगम पढ़ने के लिए। और इतने बढ़िया तरीके से आपको स्मूथली ये चीजें सारी समझ में आ जाएगी अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से समझा है। तो संपूर्ण विशेषताएं और परिपूर्ण कोर्स के रूप में कोर्स आपको अवेलेबल जल्द करवा दिया जाएगा। आज जिस तिथि को ये क्लास लॉन्च हो रही है उससे अगले दिन तक ये हमारे ऐप पर पूर्ण तरीके से तैयार किया हुआ कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। साथ में कोर्स के साथ
लेक्चर वीडियो, क्वालिटी नोट्स पीडीएफ और पर्सनल काउंसलिंग, व्यक्तिगत मार्गदर्शन की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि अंतिम उद्देश्य जो है वो पूर्ण गुणवत्तापूर्ण सामग्री विद्यार्थी तक पहुंचाना और उसका चयन तक साथ देना। ऐसा नहीं है कि परीक्षा होते ही एक शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती। एक शिक्षक की जिम्मेदारी एक छात्र को अंतिम मंजिल जब तक मिलती है तब तक बनी रहती है। साथियों, बिना परिश्रम के, बिना तपे, बिना तकलीफें उठाए, पूर्ण मोटिवेट रहे बिना कभी किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। तो इसी मोटिवेशन के साथ और इसी जोशो जुनून के साथ मिलते हैं हम अगले सेशन के लिए। तब तक आप अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करिए, हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की यात्रा के लिए तैयार रहिए। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।